अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले स्टॉक मार्केट का जिक्र करेंगे। स्टॉक मार्केट में आज नहायत ही खुशगवार माहौल देखा गया है। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान आज देखा गया है, यानी कि 1400 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और ब्रोकर्स का एतमाद भी शायद बहाल होने के दर पे है, क्योंकि IMF मुआहदा इससे जुड़ा हुआ है, IMF मुआहदा इससे लिंक है। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस गए थे। उन्होंने MD IMF से मुलाकात की और IMF मुआहदे के हवाले से उनसे गुफ्तगू की गई। एक तवील मुलाकात हुई और इसके अलावा अगर वज़ीर ख़जाना के हवाले से बात करूँ तो वज़ीर ख़जाना ने भी बरतानवी हाई कमिश्नर से मदद की अपील की थी IMF मुआहदे से रिलेटेड, कि IMF मुआहदे पे जो है IMF को आमादा करने पे वो मदद कर सकें। लेकिन अब जो सूरत हाल देखने में आ रही है वो ये है कि शायद IMF मुआहदा जल्द तय पा जाए, क्योंकि MD IMF की तरफ से जो है ये यकीन दहानी करा दी गई थी कि अगर तमाम हुकूमत जो है तमाम उनकी शराइत पे पूरा उतर जाए तो वो ये मुआहदा करने के लिए एग्री हो जाएंगे। और हुकूमत की जानिब से बजट में भी तजावीज़ दोबारा एक बार फिर से की गई हैं और बजट के हवाले से अगर आपको बताऊं तो 9200 अरब से बढ़ाकर 9400 अरब रुपए बजट कर दिया गया है। अब IMF के पास ऐसा कोई जवाब बचता नहीं है कि जिसकी वजह से IMF पाकिस्तान को जो है वो कर्ज ना दे। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल ऐसी है कि तमाम आवाम की, तमाम कारोबारी हजरात की नज़र इसी पे टिकी हुई है। मामला काफ़ी संजीदा है। अगर IMF से पाकिस्तान को रकम नहीं मिलती तो दोस्त ममालिक जितने भी हैं उनसे भी पाकिस्तान को रकम नहीं मिलेगी और तब जाके ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता कर सकता है। खैर, ये तमाम तर ऐसी सूरत हाल हैं जिन पे पाकिस्तान के अवाम बहुत तशवीश में मुब्तला है। नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज बहुत ही अच्छा एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। जी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या ब्रोकर्स का एतमाद बहाल हो चुका है? देखें, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था जी। और बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कराची स्टॉक मार्केट में तेज़ी थी और तेज़ी बरपा रही। मार्केट के आगाज़ से ही ग्रीन जोन में मार्केट का आगाज़ हुआ और अख्ताम भी ग्रीन जोन से हुआ। 1400 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स में 39,000 की हद पर था KSE 100 इंडेक्स, जो कि बढ़कर 41,400 की नफसाती हद पर बंद हुआ। ये एक बड़ा अच्छा साइड है। IMF का जो मुआहदा है उसके इम्कानात रोशन हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की तकरीबन तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। जी। ये एक अच्छा स्टेप था। इसी स्टेप को सामने रखते हुए ब्रोकर्स ने आज सरमायाकारी की खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया, जिसकी वजह से मार्केट ग्रीन जोन में रही। ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। मार्केट का जब आगाज़ हुआ था फर्स्ट सेशन में तो 400-500 पॉइंट्स का इजाफा था, फिर 800 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 1400 पॉइंट्स तक ऑल टाइम हाई गई। उसके बाद फिर 1300 पॉइंट्स पर जो है वो मार्केट बंद हुई। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 23 बिलियन का कारोबार हुआ। सरमाकारों ने ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर सरमाकारी की, सीमेंट सेक्टर में की, IT सेक्टर में की, बैंकिंग सेक्टर्स में की, तो इनके शेयर्स की वजह से मार्केट को और सपोर्ट मिली। और देखें, जैसे जैसे हुकूमत के और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बेहतर पोजीशन पर जा रहे हैं। IMF और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कराची स्टॉक मार्केट में आया है। और इसी वजह से आज 270 कंपनीज थी जो ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुई और सिर्फ 42 कंपनीज ऐसी थी जो रेड स्केल पर ट्रेड हुई। तो बायबैक्स तो देखने में आए थे, IPO तो सीज हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बाउंस बैक हो सकती है मार्केट कल। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, मार्केट में तेजी देखी गई, मार्केट में ज़बरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। और अगर IMF का मुआहदा हो जाता है तो आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट मजीद 1.5 से 2,000 पॉइंट्स प्लस जा सकती है। अच्छा, ठीक है। अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करूं तो रुपए की कदर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया, यानी कि रुपया मुस्तहकम नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, आइंदा आने वाले वक्तों में IMF से मुआहदा अगर हो जाता है तो रुपए की कदर में क्या पेशरफ्त होगी? देखिए, रुपए की कदर पे जाहिर सी बात है एक दबाव तो है। इंपोर्ट बिल की अदायगी सर पर हैं, हमारे रिजर्व जो हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। इन्फ्लोस का तो देखिए प्रॉब्लम है। अगर IMF से मुआहदा हो जाता है और डॉलर्स आ जाते हैं आपके मुल्क में तो ऑब्वियसली रुपए की कदर में बेहतरी होगी। इंडिया बैंक में आज डॉलर 286 रुपये 74 पैसे से बढ़कर 286 रुपये 80 पैसे का हो गया, यानी सिर्फ 6 पैसे का इजाफा हुआ। इतना बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया बैंक के अंदर अगर मैं कहूँ तो डॉलर की कदर में बेहतरी देखी गई। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये 292 रुपये पर ट्रेड हुआ, लेकिन मिल नहीं रहा। वही बात आ जाती है कि इंडिया बैंक में इंपोर्टर के लिए जो रेट है वो मुख्तलिफ है, ओपन मार्केट में रेट मुख्तलिफ है, तो ये तो दिखाने वाला रेट है। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर करेंसी मार्केट में रुपये की कदर में बेहतरी होगी तो वो सिर्फ IMF मुआहदे से होगी, क्योंकि जब आपके इन्फ्लोज आएंगे IMF आपको $1.2 बिलियन
की जी। पेमेंट करेगा, फिर उसके बाद आपके दोस्त ममालिक आपको रकम देंगे, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा, फिर वर्ल्ड बैंक देगा। तो जी। जब आपके इन्फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी होगी। जो एक बड़ा गैप है, आईएमएफ ने पहले ही कहा है कि 3% से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान। लेकिन जी। हुकूमत ने गुजारिश की है कि 5% की गुजारिश की है कि 5% तक का वो गैप जो है वो अफोर्ड कर लेंगे। तो बहरहाल अब ये तो सारी क्या सराइयाँ हैं। आईएमएफ का मुआहदा अगर हो जाता है तो करेंसी मार्केट में रुपए की कदर भी बेहतर होगी जी। और स्टॉक मार्केट में मजीद सरमाकारी देखने में आएगी। हमज़ा, एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन पाकिस्तानियों के ज़हन में होगा, और वो ये है कि दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आईएमएफ से मुआहदा होने के बाद ही वो पाकिस्तान को रकम फ़राहम करे? उससे पहले दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। देखिए, इससे पहले तो आईएमएफ ने भी पाकिस्तान पे इतनी शराइत नहीं लगाई थी। जी। ये भी हमने देखा है कि पहली दफ़ा आईएमएफ हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसकी बिल्कुल। वजह ये है कि आपके मुल्क में हर चीज़ का बहरान है। मुआशी बहरान तो अपनी जगह है, ज़ाहिर-सी बात है, एक सियासी बहरान भी है, आइनी बहरान भी है, फिर जी। अमन ओमान का एक मसला भी है। तो ये जब सारे मसाइल सामने हों और आईएमएफ को पता हो कि ये हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, तो फिर वो शराइत भी वैसे ही रख रहा है। और फिर माजी में हमारा रिकॉर्ड जो है वो भी इतना शानदार तो रहा नहीं है। आईएमएफ ठीक। से हम मुआहदा तोड़ चुके हैं मुतअद्दिद बार, उसकी शराइत को हमने नज़रअंदाज किया, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मईशत पर मुरतब हुआ है। और इसी वजह से जब एक इंटरनेशनल लेवल पर जी। आईएमएफ आपको इंडोज नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, फिर दूसरे ममालिक भी आपको इंडोज नहीं करेंगे, ख्वाह वो कितने ही आपके दोस्त क्यों ना हो। जाहिर सी बात है, ठीक। एक डेकोरम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। जी। अगर पाकिस्तान आईएमएफ से पैसे ले रहा है और उसकी शराइत नहीं पूरी करेगा तो ऑब्वियसली जो दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर भी एक सवाल उठता है कि वो आखिर कब तक पाकिस्तान को पैसे देते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक मुआहदा है, उस मुआहदे की पासदारी तो करनी चाहिए, ख्वाह वो दोस्त ठीक। ममालिक हो, आईएमएफ हो। अगर दोस्त ममालिक इस बार हमें पैसे नहीं दे रहे जी। तो इस बार आईएमएफ भी हमें इतनी आसानी से पैसे नहीं दे रहा। जितनी शराइत आईएमएफ ने इस बार हुकूमत पे लगाई है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा, कभी बल्कि नहीं इससे देखी पहले थी। किसी भी मुल्क पर इतनी शराइत नहीं थी। और ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ हो सकता है कि डू मोर का मुतालबा कर दे। अगर डू ठीक। मोर का मुतालबा कर देता है आईएमएफ अभी मुआहदे से कबल, तो हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ चाहता है कि सरकारी मुलाजमीन पर मजीद टैक्स लगाए जाए। आईएमएफ ये भी नहीं, चाहता है अगर तो कि बिजली और गैस जी। पर भी मजीद टैक्स लगाए जाएं। अगर तो अगर डू ये मोर का मजीद टैक्सेस लग मुतालबा जाते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? अगर डू मोर का मुतालबा कर दिया जाता है तो क्या गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले आईएमएफ के दोबारा जितने भी वो पॉइंट्स हैं उनमें तजावीज़ कर सकती है बजट में? जी बिल्कुल, तरमीम करनी पड़ेगी। अगर तरमीम नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने तो आईएमएफ की हर शर्त को मानना है। देखें, ठीक। हमने आईएमएफ ही की तो तमाम शराइत मान ली है कि स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाल दिया, इंपोर्ट पर से तमाम पाबंदियों को बिल्कुल। हटा दिया। इंपोर्ट पर से तमाम पाबंदियों को तो हटा दिया, लेकिन हमारी जेब में तो पैसे नहीं है, हम क्लियर कैसे करेंगे? एक सबसे बड़ा एक ये सवाल पैदा होता है। सही। फिर हमने जाहिर सी बात है अपने सब्सिडी में 100 अरब रुपए की कमी की है, अपने अखराजात में 80 अरब रुपए की कमी की है। फिर हमने इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा दिया है, फिर 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर टैक्स का तखमीना 9,415 अरब रुपए कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, तजावीज़ जो सामने आई थी आईएमएफ की तरफ से, जी। उसको तो हमने माना है, पूरा किया है। खाद ठीक। पे हमने लगा दिए टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 1% इजाफा कर दिया इमलाक पर। तो पाकिस्तान तो हर चीज़ मानेगा और उसके बाद यही एक ऑप्शन है। और पाकिस्तान ने इस बार आईएमएफ से डील करने के लिए सफारती चैनल को इस्तेमाल किया है, यानी अमेरिका को बीच में लाना पड़ गया, वेस्टर्न यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज को लाना पड़ गया, फिर जाके आईएमएफ का मुआहदा इस अंजाम को पहुंचा है कि उम्मीद की जा रही है कि शायद आईएमएफ का मुआहदा हो जाए। और ये कॉन्फिडेंस लेवल इस बार हाई है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल इस बार हाई है और उम्मीद की जा रही है कि आईएमएफ मुआहदा बहुत जल्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना की इन काविशों की वजह से हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन आगे देखना ये होगा कि आईएमएफ डू मोर का मुतालबा ना कर दे, और अगर किया जाता है ये मुतालबा तो पाकिस्तान की मईशत उस वक्त कहाँ जाएगी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आईएमएफ मुआहदे के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, माशी तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आईएमएफ मुआहदे के इम्कानात काफ़ी रोशन हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से तमाम आईएमएफ की शराइत को पूरा कर दिया गया है, बजट में तजावीज़ कर दी गई हैं, आप क्या समझते हैं कि अब आईएमएफ से मुआहदा तय हो जाएगा? देखिए, खासा इम्कान है, लेकिन मैं एक सिर्फ आपको ये बता दूं कि आईएमएफ ने चंद दिन रोज पहले ये कहा था जी। कि पाकिस्तान ने
टैक्स दहनगान का दायरा वसी करने का मौका ज़ाय कर दिया है। ये एतराज तो बरकरार है, क्योंकि इन्होंने तो 215 रुपए के टैक्सेस लगाए हैं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 3 मुलाकातें की हैं पेरिस में जी एमडी के साथ, आईएमएफ के, तो शायद उसका कुछ असर हो। इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि हमें एक किस्त मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये आम है नहीं कि किस्त मिलती है या नहीं। आम चीज ये है कि ये जो भी हमने बजट तजावीज मंजूर की हैं, जी उसका मकसद सिर्फ आईएमएफ से रुकी हुई किस्त लेना है। ये मईशत की बहाली के लिए नहीं है, न इससे मईशत बहाल होगी, नंबर 1। जी दूसरी बात ये थी कि अगले माली साल में हमें आईएमएफ के पास जाना है एक बड़ी रकम के कर्जे के लिए, जो 3 साल की मुद्दत का होगा, जी और उसके लिए सख्त शराइत होंगी। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही बड़ा ज़िमनी बजट एक और आएगा अगले माली साल में, और वो इस बजट के मुकाबले में अवाम पर उसकी असरात बहुत ज्यादा होंगे। तो वो हमें चीज देखनी है कि वो उसका वक्त क्या होगा। तीसरी बात ये है कि जब हम अवाम पर टैक्स लगाते हैं तो कुछ सवालात पैदा होते हैं। जी पहला सवाल ये है कि अगर आप देखें, मिफ्ता इस्माइल ने जो पहला बजट पेश किया था, मौजूदा हुकूमत का ही था, उसमें ये कहा गया था कि टैक्सों की चोरी पाकिस्तान में हो रही है 3000 अरब रुपया सालाना। जी हम इस चोरी को रोकेंगे और 3000 अरब रुपए की आमदनी बढ़ाएंगे। ठीक लेकिन अभी तो हमने ये देखा कि वो चोरी तो बढ़ गई, इसलिए कि अभी वजीर दिफा ने पार्लियामेंट में बताया कि 3970 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आप टैक्स चोरी रोक के अगर 4000 अरब रुपया बढ़ा सकते थे, तो वो बढ़ाना बेहतर था, या ये आवाम के ऊपर बोझ डाल के या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा के। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इससे मईशत बहाल नहीं होगी और खतरात जो मईशत को हैं जी और जो पाकिस्तान की सलामती को हैं जी वो बरकरार रहेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको वजह बता दूं आपको। जी जी बिल्कुल देखिए, ये जो हमारे 11 महीने गुजरे हैं अभी, जी इसमें 3.8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस कम आई हैं ठीक गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। बरामदात में 3.5 अरब डॉलर की कमी हुई है। सही हमारे रिजर्व जो है स्टेट बैंक के, उसमें 6.3 अरब डॉलर की कमी हुई है। सही हमारे रुपए की कदर जो है 204 से 287 पर आ गई। बिल्कुल इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारी महंगाई जो थी वो 13.8 थी मई में, अब वो 38% पर आ गई। शरह नमू मनफी है। अभी हमें 4000 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे हैं, पब्लिक सेक्टर के लॉसेज हैं। हमें चीन को 300 अरब की अदायगियां करनी है, आईपीपीस को। हमने इंपोर्ट्स में के पैसे रोके हुए हैं, जो पोर्ट में माल आ गया है। हमने नई इंपोर्ट्स भी बढ़ानी है, जी और मल्टीनेशनल से जो प्रॉफिट ले जाना है वो भी हमने रोका है। तो ये सब चीजें जब हम करेंगे तो आईएमएफ से कर्जा मिलना, किस्त मिलना, अगला कर्जा मिलना, उसके बाद भी चैलेंजेस तो अपनी जगह बरकरार रहेंगे। मगर शाहिद साहब, ये तमाम चीजें हुकूमत भी देख रही है, लेकिन हुकूमत तो अपनी मराद के हवाले से कोई कम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वो तो सेनेट में बिल मंजूर करा लिया है कि हुकूमत अपनी जो मराद है उनमें मजीद इजाफा कर रही है। तो ये शान अखराजात कब खत्म होंगे हुकूमत के, ताकि हम लोगों को रिलीफ मिले? नहीं, मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि हुकूमत ने तो अशराफिया की मईशत है, आपके इल्म में भी है कि ताकतवर तबकों के दबाव पर फैसले होते हैं, वही हुकूमत को पार्लियामेंट में सपोर्ट करते हैं। इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, तमाम हुकूमतों की। तो पार्लियामेंट के ऊपर कोई दबाव है ही नहीं कि आप टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम वज़ा करें, टैक्सों की चोरी रोकें, शाहाना अखराजात कम करें, जिसका आपने इशारा किया, बैरूनी दौरे कम करें। आप एक तरफ आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ आपका जो कैबिनेट है उसका साइज आप देख लें, वहां भी तो कम करके दिखाएं आप, बैरूनी दौरे भी तो कम करें। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ये समझती है कि इलेक्शन में तमाम और सियासतदान आवाम के वोटों की अहमियत नहीं होती, अहमियत होती है कि इलेक्टेबल्स किसके साथ है। अच्छा शाहिद साहब, अगर आईएमएफ हुकूमत से हमारी अभी इस वक्त डू मोर का मुतालबा कर दे और बोले कि मजीद हमारी शराइतें उनको तस्लीम किया जाए, फिर हम देंगे, तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे? क्या हम फिर दोबारा बजट में तरामीम करेंगे क्या? नहीं, मैंने जैसे आपसे बताया कि वो बात अब खत्म हो गई, इसलिए कि ये प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो रहा है, 4-5 दिन रह गए हैं। अब ये बात तो आप भूल जाइए। अभी जो मुझे आपको जिसका मैंने इशारा किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमें अगले माली साल में 7 अरब डॉलर के करीब 3 साल की मुद्दत का कर्जा लेना है, अगले ही माली साल में। उसकी जो शराइत होंगी उसके तहत वो सिमनी बजट आएगा, जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ। अब तो 4 दिन रह गए हैं, अब तो या किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब नया मुतालबा आने का तो सवाल ही नहीं है।
क्योंकि 30 जून के बाद ये मामला खत्म है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर अगला कर्जा मिल जाएगा, जाहिर है जी मिल जाएगा, तो जी क्या उससे पाकिस्तान के मयाशी मसाइल हल होंगे या बढ़ेंगे? ठीक है जवाब शाहिद है साहब, बढ़ेंगे। अगर अगर मुआहिदा तय नहीं होता, आईएमएफ से पाकिस्तान का मुआहिदा नहीं हो पाता, काफ़ी मौशरी तज्जियाकार का ये कहना है कि आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि अगर अभी भी आईएमएफ पाकिस्तान से खुश नहीं होता तो आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मैंने जैसे आपसे अभी भी बताया, ये इतना अहम नहीं है कि मुआहदा होता है या नहीं होता। जी असल चीज ये है कि अगले साल जो हमें कर्जा मिल जाए उसकी शराइत क्या होंगी। अगर ये किस्त नहीं मिलती तो चीन ने हमें कहा है कि जब तक आपको अगले माली साल में किस्त ना मिले आईएमएफ से, जी उस वक्त तक तो हमें गिरने नहीं देंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुकूमत को ये कौन बात कौन पता गिरने है। नहीं देंगे शाहिद साहब? जी, कौन गिरने नहीं देंगे? आपने अपनी बात में कहा कि उस वक्त तक गिरने नहीं देंगे। चीन, हमारा दोस्त चीन अपने मुफाद में, चीन, क्योंकि ठीक। अगर कोई नुकसान होगा तो सीपेक को भी तो नुकसान होगा ना। सही तो सही। चीन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम अभी इस साल अभी डिफॉल्ट करें 2023 में। हम 2023 में डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, मगर ये खतरात जो है आने वाले वर्षों में बढ़ रहे हैं। उसके लिए आज हमें इस्लाहात करनी होगी, आज की तारीख में। अभी ये बातें करना डिफॉल्ट वगैरह ये सब बेकार की बातें हैं। हम डिफॉल्ट अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक लेकिन 2024 में हकीकी खतरा है, हमें उससे बचने का सोचना है। मगर शाहिद साहब, ये जो टैक्सेस का जो हजम बढ़ाया गया है, 9,200 अरब रुपए से बढ़ा के 9,415 अरब रुपए कर दिया है, तो इतने टैक्सेस हुकूमत बासानी कलेक्ट कर लेगी? यहाँ पे तो कारोबार नहीं है, सनतें बंद हो रही हैं, एनर्जी टैरिफ के मसाइल हैं, इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई है, कैसे कलेक्ट होगा ये इतना बड़ा जो टैक्सों का हजम है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो प्रोपेगेंडा है। पिछले साल आपने 7,200 अरब रुपए का ये हदफ है हमारा। ठीक 21% आपकी महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल। तो 21% तो वैसे ही आपको हर चीज बढ़ जाएगी ना। 100 रुपए की चीज जब 128 की, 125 की, 130 की हो गई, इस वक्त अफराद दर 138 है। तो जीएसटी आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जीएसटी अब जो है ना वो 100 रुपए की चीज पर 100 रुपए पे नहीं लगेगा, 138 रुपए पे लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। 38% महंगाई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रुपए की कदर जिस तेजी से गिरी है, जब आप इम्पोर्ट करेंगे हर चीज तो उसकी मालियत रुपए में बढ़ेगी, उसके उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, उस पर जी। सेल्स टैक्स बढ़ेगा। तो 21, 22, 23% जो है ये तो नॉर्मल है, वही हुकूमत ने किया है। मैं जी। वही तो आपसे कह रहा हूँ, आवाम कुचले जा रहे हैं, टैक्स की चोरी नहीं रोक रहे हैं, आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो ये जो इजाफा है इसको आप बड़ा इजाफा क्यों कह रहे हैं? रुपए की कदर का फर्क, हुकूमत को टैक्सेस मिलेंगे, 21% महंगाई है या 25% महंगाई है उसके मिलेंगे, तो मसला क्या है? लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हदफ हासिल होने के बाद हमारी मुश्किलात बढ़ेंगी, हालांकि आवाम की तकालीफ बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जी। लेकिन मईशत को खतरात और चैलेंजेस जो हैं वो बरकरार नहीं रहेंगे बल्कि बढ़ेंगे। क्योंकि अच्छा आइंदा के लिए जब दोबारा हम 3 साल के कर्जे के बाद डिफॉल्ट की पोजीशन में आएंगे, उस वक्त हमारे बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं उस खतरे की तरफ इशारा कर रहा हूँ। उससे बचने का वाहिद रास्ता वही है कि हमें इंतखाबात से पहले जो इस्लाहात मईशत में करनी है उसको कानूनी शक्ल दें। मीसा के मईशत का धोखा ना दें। मीसा के मईशत कोई चीज नहीं होती। ठीक हर वो चीज जिसको कानून की बैकिंग ना हो वो बेमानी चीज होती है। तो आप इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें आज की तारीख में, उससे पहले आप इलेक्शन नहीं करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान खतरात से निकल जाएगा, वरना खुदा न खास्ता खतरात बढ़ेंगे। अच्छा शाहिद साहब, वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान गैस को एक्सपोर्ट करेगा, एलएनजी कार्गोज पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, तुर्कमानिस्तान से गैस के मामला तय हो गए हैं, आज़रबाईजान से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को हम जो है वो अपनी गैस एक्सपोर्ट करेंगे, 10 अरब डॉलर का रिफाइनरी मंसूबा लेकर आ रहे हैं। तो वो तो हमें खुशखबरियाँ सुना रहे हैं और वो खुशखबरियाँ सुना रहे हैं और वजीर ख़जाना साकदार मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तरफ खुशखबरी, एक तरफ टैक्सों का पहाड़, कहाँ हम जाके स्टैंड करेंगे? नहीं, मगर मेरा कहना है कि जिस हुकूमत के 2 महीने बाकी हैं, 12 जी। अगस्त को अगर अगर असेंबली डिसॉल्व होती है, 12 हुकूमत को जिसने जो है वो चले जाना है, अगर जो होता है ऐसा, उसकी बातों की अहमियत नहीं है। ये सियासी बयानात होते हैं। डॉक्टर साहब जो बयान दे रहे हैं, ये जो अभी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जी हम जो है अपनी 24वीं मईशत थे। हम तो 24वीं थे ही नहीं, हम तो उस वक्त 41वें थे, आज 48वें हैं। आप बात कर रहे हैं कि हमें अपनी, तो ये बातें, सियासी बातों को आप अहमियत ना दिया करें। हमें ये देखना है कि हमारे आदाद शुमार क्या हैं, जो स्टेट बैंक के हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं, ये सियासी तकरीरें तो सियासी बातें होती हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। हम तो ये भी कह रहे थे कि जी कि हम जो है इंडिया को कुचल देंगे, ये बातें अब आप छोड़िए।
हमें ये देखना है कि जो मैंने आगाज शुमार आपको दिए हैं, मतलब जब वजीर आपकी मुमलिकत के बयानात को हम सीरियस ना लें, आप यही कह रहे हैं फिर? बिल्कुल इग्नोर कर दें उसको, उसके इग्नोर लिए कर अपना देते हैं, टाइम सही। खराब ही ना जी करें। ये तो एक्सपोर्ट आप क्या करेंगे भाई? अभी तो आप, मैं आपको अगर एक फिगर दे दूं, 2014 में पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट थी 25 अरब डॉलर, बिल्कुल 2023 में हुई है 27 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर बढ़े हैं। जी कई हजार अरब के आपने मराद दे दी, डॉलर 98 रुपए से 287 पर आ गया, और तमाम हुकूमतों ने मौजे दिखाए बरामदात बढ़ाने में। इस दौरान में दुनिया के मुल्कों में एक्सपोर्ट दुगनी हो गई, और हम जो है 25 से 27 पर ही आए हैं, हालांकि रुपए की कदर गिरी है। तो ये सियासी बातें तो हम करें, छोड़ दें ना। हम तो टैक्स जीडीपी में भी कह रहे हैं कि जी हमने मौजे दिखाए हैं, हालांकि टैक्स जीडीपी रेशियो हमारी गिर रही है। जी तो ये बातें तो करते रहते हैं ना, उसको क्यों आप अहमियत दे रहे हैं? ठीक है। बिल्कुल। शाहिद साहब, आपसे शॉर्टली आपके रिमार्क्स जानना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं, ऐसे कौन से इकदामात की ज़रूरत है अगर आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं या नहीं जाते, पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए हुकूमत को ऐसे कौन से इकदामात की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान की मईशत दोबारा स्टेबल हो जाए? बहुत आम बात है, पहले मैं आपसे बर्ज कर दूं, ये बात अभी कोई चांस नहीं है कि हम आईएमएफ के बगैर गुजारा करें। ठीक एक दफा जाना है 2024 में, ये बात करना कि नहीं जाएं ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ठीक उसके बाद आइंदा के लिए आप जो है वो ना जाएं, ये मुमकिन है। उसके लिए इकदाम नंबर जो है वो मैंने आपको अभी बताया कि कानूनी इस्लाहात करें, इस्लाहात को कानूनी शक्ल दें, लॉ बना दें कि सही अगर कोई भी हुकूमत है उस पर अमल नहीं करे वो बरतरफ हो जाएगी। उसमें पहला, वफाक और सूबे जी 10 लाख रुपए से सालाना आमदनी पर टैक्स नाफिज करेंगे, वसूल करेंगे। जीएसटी जो 18% है उसको 7.5 पर लेके आएंगे ताकि आवाम को फायदा हो। सही पेट्रोलियम लेवी जो है वो उसको सिफर करेंगे, ये जी पता है। उसके बाद जो हमारे सरमाए का फरार कानूनी तरीके से हो रहा है, लोग कानूनी तरीके से मार्केट से डॉलर खरीद के बैंकों में जमा के 15 अरब डॉलर सालाना भेज रहे हैं, उसको कानूनन रोकना होगा। तालीम और सेहत के अलावा, और तालीम और सेहत का बजट 3 गुना करना होगा, जी जी माइक्रो फाइनेंस देना होगा, जी वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी, और 111(4) इनकम टैक्स को मंसूख करना होगा। अगर आप ये कर दें, जी मैं ये जमानत देने के लिए तैयार हूं कि अगला साल जो हम आईएमएफ के पास जाएंगे वो हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, और अगर नहीं जाते तो फिर खुदकशी है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माशी तज्ज़ियाकार थे आप। आपने तमाम तर आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह किया कि आईएमएफ प्रोग्राम के अलावा पाकिस्तान के पास फ़िल वक्त और कोई रास्ता नहीं है, और आईएमएफ प्रोग्राम के प्रोग्राम में जाने के बाद भी पाकिस्तान को कुछ इक़दामात की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म इक़दामात हैं कि अगला हमारा जो आईएमएफ का मुआहिदा हो वो आखिरी हो, या फिर यूँ भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान अपनी मईशत पे या फिर अपने प्लान्स पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाता है तो हो सकता है कि अगले साल पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना ही ना पड़े। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाजरीन, आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से बात चल रही थी प्रोग्राम में। आईएमएफ प्रोग्राम अनकरीब हो जाएगा, उम्मीद तो यही जाहिर की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से, और तमाम जितने भी इदारे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आईएमएफ प्रोग्राम अब इजी है पाकिस्तानी, क्योंकि तमाम जो है आईएमएफ के निकात पूरे कर दिए हैं, तो हो सकता है प्रोग्राम हो जाए। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्सेस एक बार फिर से बढ़ा दिए हैं। अब टैक्सेस बढ़ाने के बाद सनतें बिल्कुल मुंजमद होकर रह गई हैं, सनतों का पहिया जाम हो गया है, मुलाजमतें कम हो चुकी हैं। सनत के हवाले से ही हमें ज्वाइन किया है लाइन पे शबीर हसन मंशा छुरा साहब हैं, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, जो कि नायब सदर हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है। जी शबीर साहब, बताइएगा, एक जानिब तो आईएमएफ प्रोग्राम नहीं हो रहा, उसी प्रोग्राम के चक्कर में जो है टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं बजट में। आप क्या समझते हैं ये टैक्सेस बढ़ने के बाद सनतें किस तरह चलेंगी? जी, बड़ा रेलेवेंट सवाल आपने किया, क्योंकि जो पोजीशन हम देख रहे हैं कि पहले ही जो रेवेन्यू का टारगेट था वो भी जी काफ़ी स्टीप था। जो हमारा इस साल फिस्कल ईयर में जो 7200 अरब का 7500 अरब का हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं हो सका। तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये कैसे इन हालात में जिसमें इंपोर्ट भी ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है, इस तरह से ग्रोथ नहीं है और किया नहीं जा रहा है, और जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो फैक्ट्रियों का पूरी तरह खाम माल ना होने की वजह से और उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से वो उस तरह चलने की पोजीशन में नहीं है। तो वो उसके बाद टैक्सेस में इजाफा, आखिर ये किस तरीके से एक्चुअली कारोबार होगा, तो आमदन होगी तो टैक्सेस में पेमेंट होएगी। यहाँ तो पोजीशन काफ़ी ज़रा जो है ना मुश्किल
लग रही है। सनतें चलना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। शब्बीर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आईएमएफ के नए जो शराइत हैं उसमें टैक्सेस का इजाफा किया गया है। आप क्या समझते हैं कि अगर आईएमएफ मुआहिदा हो जाता है तो क्या टैक्सेस कम हो जाएंगे सनतों पे? नहीं जी, टैक्सेस की कमी का तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जी, जो फिस्कल हालात हैं उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट की पोजीशन हम लोग देख रहे हैं कि उनके पास फिस्कल स्पेस बहुत ही मुख्तसर है, और हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि उसके अंदर कोई टैक्सेस में रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमारी ज़्यादातर तरजीह इसी चीज़ पे थी कि ये जो चीज़ें इस वक्त जिस पोजीशन पे है वहाँ सस्टेन भी कर जाएं, तो ये जी, भी बड़ी बात थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इस वक्त महंगी तरीन बिजली है, और जो इस वक्त यहाँ पे इनपुट्स महंगी हैं, जिस तरह से डिवेल्यूएशन हो गई है, जिस तरह से ये जो बैनुल-अक़वामी कंपनियां हैं वो अपने पैसे बाहर नहीं ले जा पा रही हैं, तो ये ज़रा मुश्किल सिचुएशन से इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है। तो इन हालात में टैक्सेस का इजाफा हो गया है, और टैक्सेस के मजीद इजाफा जो बजट में पेश किया गया है उसके अंदर किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, ये अभी देखने लायक है, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त ग्राउंड पे है वो कारोबार की उस तरह से नहीं है जी, कि जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही है। अच्छा शबीर साहब, स्टेट बैंक ने सर्कुलर का इजरा किया और इंपोर्ट पर तमाम पाबंदियों को हटा दिया है। अब तो सबको ज़र मुबादला मिल जाएगा डॉलर की सूरत में। सब इंपोर्टर्स जो हैं वो बड़े खुश हैं, लेकिन हमारी जेब में तो पैसे ही नहीं हैं। किस तरीके से हम अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स को, इंपोर्ट एलसीज को क्लियर करेंगे? इंपोर्टर्स बड़े परेशान हैं, बिजनेस कम्युनिटी में अब भी इस हवाले से काफ़ी परेशानी पाई जाती है। मुतालिका सवाल है, क्योंकि ये अच्छी तरह हम जानते हैं कि जो सर्कुलर निकाला गया है वो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी और उसके मुताबिक निकाला गया है, और हम जो इसमें बुनियादी तौर पे ये देखते हैं कि चले सर्कुलर निकल गया, जी, नेगेटिव लिस्ट खत्म हो गई, या दूसरे रिस्ट्रिक्शन जो थी जो स्टेट बैंक की तरफ से थी वो खत्म हो गई। लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं स्टेट बैंक की तरफ से, जो स्टेट बैंक ने अनऑफिशियली मीटिंग करके जो उनको मीटिंग में कन्वे करते हैं और उस पर फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, कि जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, उसके मुताबिक स्टेट बैंक उनको रिस्ट्रिक्ट करता है कि जी पर्टिकुलर डॉलर से ज़्यादा की वो ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, और उसके बाद अभी तक तो जो मैनेज होता आया है कि उसमें कुछ प्रायोरिटी लिस्ट मौजूद थी, कुछ दूसरा उस तरह के मामला थे। लेकिन हमारी इसमें यही तजवीज़ है कि अगर एक आदमी के पास या एक बैंक में, एक एग्जांपल यूँ ले लीजिए कि एक आदमी के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, और उससे जी, वो एक लेटर कंपनी निकाल के दे देती है कि जी आप अनलिमिटेड अमाउंट का आप कारोबार कर सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं लगता है कि उसके पास अगर 50 लाख या 5 करोड़ नहीं होंगे तो उस किस्म का कारोबार कैसे करेगा। तो अच्छा ये डॉलर्स अवेलेबल ही शब्बीर नहीं है, साहब, और जब चले अवेलेबल नहीं है शब्बीर तो साहब, उसके हम अंदर मान फिर वो लेते किस हैं कि तरह से हमारा मुमकिन होगा कि इतना आईएमएफ ज़्यादा से काम हो मुआहदा सके। हो गया। हम मान लेते हैं कि हमारे इन्फ्लोज आ गए डॉलर्स की मद में। हमें इंटरनेशनल लेवल पर दो ममालिक की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाती है, दीगर मालियाती इदारों की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन इस इंटरेस्ट रेट पर कैसे कारोबार होगा, कैसे सनतें चलेंगी? और अगर आईएमएफ मुतालबा कर देता है डू मोर का, और कह देता है कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाएं, जो कि उसने पहले मुतालबा किया है, और आईएमएफ अगर ये भी कह देता है कि आप एनर्जी टैरिफ में यानी बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करें, तो हम कहाँ खड़े होंगे? हमारी सनतें कैसे चलेंगी? आईएमएफ तो हमें पैसे दे देगा, लेकिन हमारी सनतें कहाँ खड़ी होंगी? हम तो वैसे ही बहुत पीछे चले गए एक्सपोर्ट में। शायद अगेन जो आप ये सवाल कर रहे हैं, शायद अब तो तमाम लोगों को इस चीज़ का इदराक हो गया है कि कितनी मुश्किल सिचुएशन है गवर्नमेंट जी, के लिए भी और यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए भी। जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उस चीज़ में अगर आप देखें कि जब बजट पेश किया गया था उसमें 7300 अरब रुपए वो एलोकेट किए गए थे सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए। अगर जिस मुल्क के अंदर अब इस चीज़ के लिए बिल्कुल हमें क्लैरिटी से आईएमएफ को भी ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि जो 7300 अरब रुपए सिर्फ डेट सर्विसिंग का बजट है एक साल का, जी, तो वो किस तरह से पूरा होगा, क्योंकि जिस मुल्क का टोटल बजट 9400 9500 है जो अनाउंस कर दिया गया है 215 अरब, लेकिन उसके बावजूद ये किस तरह से अचीव होगा जिसमें 5300 अरब तो हमने सुबह को दे देना है और 7300 अरब हमने वहां दे देना है डेट सर्विसिंग के लिए। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये वो फार्मूला जो इकोनॉमिक फार्मूला रेस्टर्न कंट्रीज के लिए है, जी, यहाँ के लिए वायबल नहीं है। हम सबको इस चीज का अंदाजा है और इदराक है कि जी, 1%, सिर्फ 1% रेट बढ़ने की वजह से कम से कम 260 अरब का इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट के खजाने पे, ठीक, क्योंकि वो 1% से सबसे बड़ी बोरोर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम बैंकों की तो पाकिस्तान है।
और जब गवर्नमेंट को ये पड़ता है, ऊपर से फिर वो साथ में ऐड ऑन करते हुए बिजली के नर्ख बढ़ाने की बात करें, जी। और हम सब जानते हैं कि इंपोर्टेड जो रॉ मटेरियल आता है उसमें डॉलर की अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों नहीं है। और ठीक। जब अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी भी नहीं होगी, और उसमें सिचुएशन हमारी जो है ना इस मुश्किल में पड़ी हुई है कि यहाँ पे डॉलर्स एक तरफ अवेलेबल नहीं है, जी। दूसरी तरफ हम इस मुश्किल में है कि यहाँ पे जो खाम माल है वो अवेलेबल नहीं होगा फैक्ट्रियों ठीक। के लिए, और वो ठीक। महंगा भी होगा। तो वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे, ये हम लोग जो इंडस्ट्री हमें फीडबैक दे रही है उसके मुताबिक तो बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग हालात हैं। बहुत चैलेंजिंग हालात हैं। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर हसन मंशा चुरा साहब, नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ कॉमर्स से कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, IMF माहिदा होगा या नहीं होगा, बड़ी संगीन सूरत हाल है। तमाम ताजिर हजरात और पूरे मुल्क की ही नज़रें फ़िलहाल इस माहिदे पर टिकी हुई हैं। अगर IMF माहिदा हो जाता है तो जितनी भी ये कयास आराइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये दूर हो जाएंगी। और अगर नहीं होता, IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा किया जाता है, तो उस सूरत में गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन से प्लान हैं जो गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करेगी, ये फ़िलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।